नमस्कार बच्चों, ये चैप्टर है 12th का प्रत्यावर्ती धारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये लगभग बेटा आपका जो 10 नंबर का मान के चलिए कि इससे जो है लगभग 6 नंबर का लगभग आपका पेपर में आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा पेपर में, क्योंकि ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इससे कुछ ना कुछ एक 5 नंबर का सवाल या 3 नंबर का सवाल या फिर आपका जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, इससे 100% आता है। लगभग मान के चलिए अगर हम और जो अथवा में दिए होते हैं, अगर उन सभी क्वेश्चनों को हम मिला लें तो लगभग इस चैप्टर से 7 से 8 या 10 के करीब लगभग क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के करीब। तो चलिए देखते हैं ये वाला चैप्टर। बेटा इसके पहले वाला चैप्टर था एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपको पढ़ाया गया होगा जो उसकी सबसे पहली डिफिनीशन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? अगर हम प्रेरण की बात करें कि भैया प्रेरण क्या होता है, तो प्रेरण की कंडीशन में हमने बताया, जो चैप्टर में पढ़ाया गया था उसमें हमने सबसे पहली बात ये बताई थी कि बेटा जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, तो अगर कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बेटा परिवर्तन होता है। अब जैसे मान लिया कि हमारे पास बेटा ये एक कुंडली है। अब ये कुंडली है, जब इस कुंडली को हम लोग जिसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मान लिया कि हमारी उंगलियां हैं और ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। ये एक चुंबकीय बल रेखा की दिशा हो गई, ये 2 चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये 3 चुंबकीय बल रेखाएं और ये 4 चुंबकीय बल रेखाएं। तो 4 चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही, ऐसे एक ही दिशा में ऐसे जा रही। तो जब ये कुंडली मान लिया कि ऐसे है और ये ऐसे रोटेट कर रही है, ये ऐसे घूम रही है। अब जब ये कुंडली इस दिशा में ऐसे घूम रही है बेटा, तो सबसे पहली चीज तो यहां से जब बल रेखाएं आएंगी तो इस कंडीशन में जितनी भी बल रेखाएं आएंगी वो इस कुंडली से होकर के आर पार जाएंगी। लेकिन अगर ये कुंडली ऐसे थोड़ा सा घूम जाए, तो जब ये ऐसे घूम जाएगी, ऐसे तो पूरी की पूरी जाएंगी, लेकिन अगर ये कुंडली थोड़ा सा घूम गई तो इससे होकर के 3 चुंबकीय बल रेखाएं तो गुजरेंगी, लेकिन 2 बाहर हो जाएंगी। अब ये ऐसे हो गई तो इससे बहुत कम बल रेखाएं, हो सकता है 1 या फिर वो भी ना गुजरे। तो जब ये ऐसे ऐसे रोटेट करती रहेगी तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। तो जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यानी सीधी सी बात हमको एक चीज समझ में आई कि जब किसी कुंडली को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग तेजी से घुमाते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया गया था बेटा। अब बात आती है कि यहां पे हम लोगों को प्रत्यावर्ती वोल्टता पढ़नी है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या है। तो बेटा अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात की जाए तो जब किसी कुंडली को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब वो जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उसका जो परिमाण है और उसकी जो दिशा है वो समय के साथ, ये टाइम जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात ये टाइम t बराबर 0 है और यहां पर t/2 है। अगर t/2 और यहां पे टाइम कितना है t, तो ये एक देखो t बराबर 0 समय पे ये यहां पे है, फिर t/2 समय पे यहां पे, यानी एक निश्चित समय के पश्चात ये जो है अपने पूर्व मान को प्राप्त कर लेता है। देखो 0, फिर अधिकतम, फिर 0, फिर अधिकतम, फिर 0। तो ये जो है और फिर अधिकतम 1 और फिर 0। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, यानी जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण और दिशा होती है वो समय के साथ रोटेट करती, घूमती रहती, मतलब समय के साथ बदलती रहती है। और जब ये समय के साथ बदलती रहती लेकिन एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ये अपने पूर्व मान को पुनः प्राप्त कर लेती है। बेटा जब ये पुनः अपने पूर्व मान को प्राप्त कर लेती है तो
इसे यानी इस जो ये जो आपका प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है, यानी कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। बेटा इससे जो वोल्टता उत्पन्न होती है उस वोल्टता को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता। अब ध्यान दीजिएगा पूरी बात एक बार। जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग तेजी से घुमाते हैं तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण और दिशा जो होता है वो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है, परंतु एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात वो अपने पूर्व मान को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, ऐसे विद्युत वाहक बल को हम लोग प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बोलते हैं, और इससे जो उत्पन्न वोल्टता होती है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों को बेटा पढ़ना है प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए व्यंजक, या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, जो भी आता है आपको उस हिसाब से पेपर में करना है। तो इसके लिए अगर हम व्यंजक निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? व्यंजक, यानी इसका निगमन करेंगे हम लोग। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास कोई एक कुंडली है जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, और इसको हम लोग दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है बेटा क्लॉकवाइज। इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं और इसका कोणीय वेग कितना है? ओमेगा है। यानी कोई कुंडली है जिसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और कितने वेग से घुमा रहे हैं? कोणीय वेग ओमेगा से घुमाते हैं। और जब इसको हम कोणीय वेग ओमेगा से घुमाते हैं तो ये अपने अक्ष के परितः रोटेट करती है। मान लिया इसकी अक्ष जो है किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रही है, तब इस कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स जब यहां से निकालेंगे बेटा तो हो जाएगा हमारा फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। अगर यहां से हम देखें तो बेटा थीटा बराबर दिया हुआ है, ओमेगा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन टी, क्योंकि कोणीय वेग है और ये कोणीय विस्थापन है, ये समय है। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा बाई टी। तो बेटा यहां से अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? ओमेगा टी। तो हम थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। तो यहां पे आ जाएगा बेटा फाई बी बराबर, और यहां पे हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। यदि जो आपके पास कुंडली है उसमें फेरों की संख्या n है, तो यहां पर हम लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तब अगर कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तब प्रेरित विद्युत वाहक बल, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे उस कंडीशन में। प्रेरित विद्युत वाहक बल। अच्छा बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हमने फैराडे के नियम के अनुसार इसके पहले वाले चैप्टर में निकाला था, माइनस का एन डी फाई बी अपॉन डी टी। बेटा डी फाई बी का मान हमको पता है कि बी ए कॉस ओमेगा टी है, तो यहां पे हम रख लेंगे ई बराबर माइनस का एन, और यहां पे अवकलन कर लेंगे किसका? बी ए कॉस ओमेगा टी का, और बाई डी टी। इसका जब अवकलन करेंगे बेटा तो आ जाएगा प्लस का एन बी ए, प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बेटा इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसका हमने क्या कर दिया बेटा? अवकलन कर दिया। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी का अवकलन होता है माइनस का साइन ओमेगा टी, माइनस की वजह से हो गया प्लस का। ठीक है, ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा, उसको मैंने पहले लिख लिया है, तो ये बन जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। समीकरण 1 मान के इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे बेटा। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे बेटा? यहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान
के लिए। अगर हम बेटा बात कर रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान की, तो मतलब हम ई मैक्स की बात कर रहे हैं। ई मैक्स कब हो सकता है? ई मैक्स को बेटा ई नॉट से भी लिखते हैं या फिर इसी को ई जीरो बोलते हैं, ई नॉट। और उसके बाद क्या है हमारे पास, जैसे ई नॉट, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम कब हो सकता है? जब साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम हो। साइन ओमेगा टी का मान कितना होता है अधिकतम? 1। तो यानी कि यहां पे हमको क्या लिख लेना है कि साइन ओमेगा टी का मान जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं फिर, अगर ये साइन ओमेगा टी का मान हम 1 कर दें यहाँ पे, तो बचेगा कितना? एन बी ए ओमेगा। लेकिन वो उस कंडीशन में ई कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। तो ई मैक्सिमम लिखो या ई नॉट। तो इस कंडीशन में हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। जब ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 भागे 2 से, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 भागे 2 से, अब दोनों समीकरणों को हम भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा ई बटे ई नॉट, और ये हो जाएगा बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बटे एन बी ए ओमेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण। इसका समीकरण है बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण। अतः अगर हम कुंडली में उत्पन्न वोल्टता का समीकरण निकालें इसी प्रकार, ध्यान देना बेटा, हम लिखेंगे इसी प्रकार कुंडली में उत्पन्न वोल्टता का समीकरण। अच्छा, वोल्टता का समीकरण सेम इसी तरह बन जाएगा, वो हो जाएगा V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी। अगर हम इसी में अगर मान ले कि कुंडली का प्रतिरोध R है, यदि कुंडली का प्रतिरोध R है, R हो, तब प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तब उस कंडीशन में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निकालेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? V है, V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी। अगर मान लो इधर और इधर हम दोनों तरफ R से क्या कर दें? भाग कर दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका? I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये आपका बन जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। क्या बन जाएगा बेटा? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। अगर किसी को इसको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा देखो, इसके बाद स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से आपने पढ़ रखा होगा या फिर इस चैप्टर के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो इसमें आवर्तकाल मिलेगा, आवृत्ति मिलेगी, आयाम मिलेगा, कला, इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या है? देखिए, अगर प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा के उत्पादन में कुंडली घूमती है। ये कुंडली है तो ये घूमेगी। तो जब प्रत्यावर्ती धारा के उत्पादन में कुंडली घूमती है तो वह एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उसे हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। यानी प्रत्यावर्ती धारा के उत्पादन में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली कुंडली एक चक्कर घूमने में जितना समय लेती है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। बेटा इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। कहां से प्रदर्शित करते हैं? टी से। और इसमें जो विस्थापन होता है वो कोणीय विस्थापन होता है। तो एक पूरा चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन करेगी?
360 डिग्री। तो 360 डिग्री भाई टी बराबर समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। कौन सी दूरी होगी, कोणीय दूरी। कोणीय दूरी कितनी है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, और कोणीय वेग कितना है ओमेगा। तो ये बन जाएगा हमारा कितना ओमेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, कोणीय दूरी बटे कोणीय वेग। तो ये आवर्तकाल का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आता है बेटा आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति को लिखते हैं हम लोग एफ से। यहां पे इस चैप्टर में आवृत्ति को हम कहां से लिखेंगे बेटा, एफ से। तो यहां पर अगर आवृत्ति की बात की जाए तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में, जैसे मान लो प्रत्यावर्ती धारा भी जो होती है वो सेम कंडीशन फॉलो करती है, जैसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का हमने समीकरण वो ग्राफ बनाया था कि वो भी समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात वो अपना एक पुनःमान प्राप्त कर लेती है अपना। तो बेटा देखो, जैसे मान लिया कि एक चक्कर मतलब कि 1 सेकंड में यहां से वो यहां पहुंच गई, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितने चक्कर, 1 2। तो यानी 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उन चक्करों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को कहां से लिखा जाता है बेटा, एफ से। एफ बराबर फॉर्मूला होता है 1/t। तो अगर यहां से हम देखें तो t का मान कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा चला जाएगा ऊपर, तो F बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। यानी आवृत्ति का फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। बेटा इसके बाद आता है हमारा आयाम। तो बेटा प्रत्यावर्ती धारा का कोई ना कोई अधिकतम मान होता है, जैसे हमने कह दिया कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही, तो इसका अपना अधिकतम आयाम है, यानी कि ये इतनी ऊंचाई तक गया, तो ये इसका क्या हुआ अधिकतम। तो प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को, ये प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा आयाम। तो प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को हम उसका आयाम बोलते हैं। इसके बाद आता है कला। कला, कला क्या है, कला किसी क्षण जो होती है प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और वेग का निर्धारण करती है। समझ गए बेटा, धन्यवाद।